हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं बात करूंगी स्प्लिट्सविला के करंट सीज़न की। तो करंट सीज़न बहुत बज़ क्रिएट किया हुआ है इस साल का सीज़न, और लेट्स सी कि जो बातें मैंने ऑब्ज़र्व की है, मैं इस स्प्लिट्सविला के इस सीज़न को रिव्यू करने जा रही हूँ, वो आपने भी वही बातें ऑब्ज़र्व की हैं इस शो में कि नहीं। So let's get started. स्प्लिट्सविला इज़ अ डेटिंग शो, और ऐसा बोला जाता है कि पीपल कैन फाइंड ट्रू लव ओवर हेयर। बट ये कॉन्सेप्ट देखने में तो बहुत अच्छा है, नो डाउट, बट ये एट द सेम टाइम ये लगता है कि क्या एक महीने के टेन्योर में एक ट्रू लव फाइंड किया जा सकता है? दैट इज़ क्वेश्चनेबल। अगर आप एक दूसरे को समझना चाहते हो तो ऑब्वियसली सी बात है, थोड़ा टाइम लगेगा आप लोग को एक दूसरे को समझने में, क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। सो इस टाइप की क्विक डेटिंग शो में थोड़ा सा केओस तो क्रिएट होता ही है डेफिनेटली। यू कांट रिलाई ऑन वन पर्सन, है ना, कम्प्लीटली ट्रस्ट नहीं होता है। तो ये कंटेस्टेंट के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है, लेकिन इस बार का कॉन्सेप्ट ही इतना चैलेंजिंग हो गया और ज़्यादा उसमें चैलेंजेस बढ़ा दिए गए कि इस बार का कॉन्सेप्ट है एक्सक्यूज़ मी प्लीज़। मतलब कंटेस्टेंट्स के एक्स, उनके एक्स और करंट आप जो लोग हैं उसमें आपको डेट करना है और तालमेल बैठाना है। सिचुएशन ऐसी क्रिएट होगी जहां आपको अपने एक्स से डील करना है, उसके साइड बाय साइड आपका अगर कोई करंट पार्टनर बनता है तो उसके साथ भी आपको डील करना है, उसके साथ भी चैलेंजेस परफॉर्म करने हैं, एक्स के साथ भी चैलेंजेस परफॉर्म करना है, गेम को भी देखना है। सो ओवरऑल इट वाज वेरी केओटिक मैन, सीरियसली। स्प्लिट्सविला के शो के लिए मैं एक बात कहूँगी कि इतने सीज़न से ये शो चल रहा है, लेकिन आज तक कोई रियल बंधन में नहीं बंधा। इस शो के बाद ख़त्म हो जाने के बाद, शो से बाहर आ जाने के बाद, कोई भी ऐसा कपल नहीं था जो शादी के बंधन में बंधा हो। कुछ महीने लोगों ने पॉपुलैरिटी गेन करी, एक दूसरे के साथ रहे, डेट किया और फिर मूव ऑन हो गए, या फिर ऐसा भी कई केसेस में। और इस सीज़न में तो बहुत ज़्यादा पता चला है कि जो कंटेस्टेंट आए थे उनके बाहर ऑलरेडी बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड ऑलरेडी थे। तो ऐसे शो में आने का क्या मतलब है अगर आपके ऑलरेडी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है बाहर? तो सिर्फ अब ये सिर्फ नाम का एक रियलिटी शो बन गया है जिसको सिर्फ पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए, नेम फेम पाने के लिए लोग एक सीढ़ी के तरीके से यूज़ कर रहे हैं इस शो को। एंड अब एक पैटर्न बन गया है कि पहले इंसान रोडीज करेगा, फिर स्प्लिट्सविला करेगा, फिर बिग बॉस करेगा, फिर खतरों के खिलाड़ी करेगा, एंड ऐसे करके पॉपुलर हो जाएगा। शिव ठाकरे, प्रिंस नरूला बेस्ट एग्जाम्पल्स हैं इस चीज़ के लिए। एंड ऐसे ही अब या फिर पहले स्प्लिट्सविला करेंगे फिर रोडीज कर लेंगे, ऋषभ जायसवाल इसका एग्जाम्पल है। तो ये एक पैटर्न बन गया है लोगों का नेम फेम गेन करने का, पॉपुलैरिटी गेन करने का। एंड अगर एक्टिंग में आप करियर बनाना चाहते हो तो इन शोज़ में आप अपनी रियल पर्सनालिटी दिखा सकते हो, और फिर ऐसे करके आप इन शोज़ में जाके एक्टिंग करियर को बूस्ट कर सकते हो। नाउ आई विल टॉक अबाउट दिस सीज़न ऑफ स्प्लिट्सविला। इस साल का स्प्लिट्सविला का सीज़न स्प्लिट्सविला कम बल्कि रोडीज़ का भड़ास सेशन ज़्यादा लग रहा था। रोडीज़ के दौरान जितने भी कंटेस्टेंट के अंदर भड़ास दबी हुई थी वो ऐसे फट के बाहर सब लोगों ने निकाली है कि बता नहीं सकते। इस हद तक सबके खून में इतनी गर्मी थी कि बता नहीं सकते, इतनी भड़ास भरी हुई थी कि मतलब हाथापाई तक बात आ गई लड़कों के। और आज तक जो कभी स्प्लिट्सविला में नहीं हुआ वो ये हुआ कि एक दूसरे पर हाथ उठा और बाउंसर बुलाने पड़ गए फाइट को रुकवाने के लिए। बाउंसर आज तक कभी स्प्लिट्सविला में नहीं लाए गए थे। इससे ज़्यादा शर्म की बात और कोई नहीं हो सकती कि बाउंसर बुलाने पड़ रहे हैं आपको रोकने के लिए। सब सारे कंटेस्टेंट शर्म लिहाज हया सब भूल गए थे, बिल्कुल सब बेच खाई थी। कुछ तो डिग्निटी रखो यार, लिटरली शर्म आती है। एंड इसके अलावा जो वीटीज़ लोगों ने दी है, वीटीज़ वो होता है जो प्रोडक्शन हाउस बोलते हैं कि आपने इस सिचुएशन दिखाते हैं, वो इस सिचुएशन में आप क्या फील कर रहे थे उसको आप एक्सप्रेस कीजिए। तो कैमरे के आगे कंटेस्टेंट जाता है और अपने आप को उस पर्टिकुलर सिचुएशन में वो क्या सोच रहा था या सोच रही थी उसको वो बोलता है।
तो इस बार की वीटीज़ इतनी घटिया वीटीज़ दी हैं कंटेस्टेंट ने, लोगों के हाइट पे कमेंट कर रहे हैं, अरे ये तो छोटा रह गया, ये तो टिंगी पिंगी रह गई, ये मोटी भैंसिया हो गई, ऐसे कमेंट्स कर रहे हैं। बीट आकृति, हर्ष और सचिन, मतलब देख के लग रहा है क्या, मतलब घटियापंथी पे उतर आए हैं ये लोग। लिटरली कोई क्लास ही नहीं है, कोई डिग्निटी ही नहीं है, डिसेंसी ही नहीं है। मतलब अगर आपको भगवान ने मुंह दिया है, कैमरा के सामने बोलने का अवसर दिया, तो आप कुछ भी बोल दोगे यार। डिमीन नहीं करना चाहिए किसी को, फिजिकलिटी पे आप नहीं कमेंट कर सकते। ये बहुत इस बार के शो में इतना गंदा वीटीज हमने दी है। इससे पहले के सीज़न में भी वीटी होती थी, लेकिन इतना गंदा कोई नहीं बोलता था जितना इस साल वीटीज में लोगों ने बोला है। एज अ ऑडियंस इट वॉज अ हॉरेबल एक्सपीरियंस टू वॉच देम सेइंग ऑल दीज स्टफ, नॉनसेंस स्टफ। लिटरली भाई अपने पर्सनल ग्रजेस अपने पास रखो, अपने गटर माउथ को बंद करके रखो, अपने पास ही रखो। ऑडियंस को ये सब सुनने का कोई शौक नहीं है। दी हॉरेबल पथेटिक एक्सपीरियंस एज एन ऑडियंस। अगर किसी के लिए कुछ अच्छा नहीं बोल सकते तो एटलीस्ट प्लीज़ बुरा मत बोलो, और अगर इसे कंटेंट देना कहते हैं तो भाई नहीं चाहिए ऐसा कंटेंट। लिटरली बुलशिट। इस बार का कॉन्सेप्ट सीज़न का इतना टॉक्सिक था, इतना डिफ़िकल्ट था, मतलब हम ऑडियंस तक के लिए झेलना बहुत मुश्किल हो गया था। लिटरली मैं बता रही हूँ, एज एन ऑडियंस बहुत ही हॉरेबल एक्सपीरियंस था इन लोग को बियर करना इस सिचुएशन को, क्योंकि एक्स भी इन्वॉल्व है, पास्ट भी इन्वॉल्व है, प्रेजेंट के साथ एक नया करेक्शन भी फॉर्म करना है, गेम में भी फोकस करना है, एंड पास्ट में जूझना, प्रेजेंट में जूझना बहुत हॉरेबल है। लव कहीं से कहीं तक इस सीज़न में कुछ दिखा ही नहीं है। जो डेटिंग शो जिस लव के लिए ये माना जाता है वो कहीं से कहीं तक नहीं है। पिछले सीज़न में वो साक्षी का बार बार कहना, मुझे तो दोनों पसंद है, मुझे तारा भी पसंद है, मुझे जस्टिन भी पसंद है, वो इतना हॉरेबल लग रहा था। आई वॉज लिटरली डिसअपॉइंटेड इन बाय दीज ट्रायो इन प्रीवियस सीज़न, और इस साल तो डिसअपॉइंटमेंट की लेवल ही पार हो गया कि इतना ख़राब कॉन्सेप्ट मेकर्स कैसे ला सकते हैं यार। जो पास्ट में लोग छूट गए हैं, हर एक कंटेस्टेंट का कुछ ना कुछ पास्ट होता है, ऑब्वियसली सी बात है। एक्स हैं जिनसे कुछ लोग के ग्रजेस हैं, नहीं मिलना चाहते लाइफ में, नहीं देखना चाहते, आप उनको सामने ला के खड़ा कर दोगे, उनके साथ टैकल करना है, उनके साथ बीफ है हो रखी है, नफ़रत है कुछ के बीच में। ऐसे एनवायरनमेंट में कैसे सर्वाइव करें यार। लिटरली मतलब ऑडियंस के लिए भी बहुत ज़्यादा क्योटिक हो गया था, और उनके लिए जो कंटेस्टेंट थे उनके लिए तो एक महीना झेलना इज़ लाइक द वर्स्ट थिंग दे हैव एक्सपीरियंस्ड इन देयर लाइफ। आई थिंक मेकर्स से मैं इस शो के यही कहना चाहूँगी कि भाई हम ऑडियंस ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, इतना टॉर्चर हम ऑडियंस पे क्यों भाई, क्यों? हमारे जीते जी हमें काला पानी की सज़ा क्यों सुनाई है मेकर्स ने? प्लीज़ मुझे इस बात का जवाब दे दीजिए। अगर कोई शो आप बना रहे हो, इतनी मेहनत करते हो उस शो को रन करने के लिए, तो प्लीज़ कॉन्सेप्ट्स ऐसे लेके आइए जो ऑडियंस को पसंद आए, जो इससे ऑडियंस को खुशी मिले देखने में और उनका इंटरेस्ट जागे, एक अच्छा मैसेज जिससे मिले ऑडियंस को, एंड दिल खुश हो जाए जिस चीज़ को देख के, तो वो चीज़ आप करिए। कॉन्सेप्ट्स वैसे कॉन्सेप्ट्स लेके आइए। जिस चीज़ से टॉक्सिसिटी फैल रही है, टॉर्चर फील हो रहा है ऑडियंस को और कंटेस्टेंट को, वैसी चीज़ें करना बेकार है। ओनली थिंग आई वॉन्ट टू से टू द मेकर्स ऑफ दिस शो कि वाई टू कॉम्प्लिकेट सच फीलिंग्स लाइक लव की फीलिंग को कॉम्प्लिकेट क्यों करना है? कीप इट सिंपल, कीप इट डिसेंट, कीप इट ब्यूटिफुल। भी ऑलमोस्ट हाफ सीज़न से थोड़ा सा ज़्यादा कंप्लीट हो गया है ये सीज़न स्प्लिट्सविला का, एंड नाउ आई विल टॉक अबाउट डिफरेंट सिचुएशंस जिस पे मुझे बात करनी है, एंड कंटेस्टेंट्स के बारे में अब मैं बात करती हूँ। इनिशियल 2-3 वीक्स जो स्प्लिट्सविला के थे स्टार्टिंग के, वो बिल्कुल ही ठंडे एकदम जा रहे थे, जब तक वो एडी, हर्ष और देव और शिवेत इन सब का भाईचारा दिख रहा था, और आपस में मिलजुल के जैसे खेल रहे हैं, जैसे ऐसा लग रहा है एक नया परिवार बन गया है, और बस परिवार में जैसे छोटे मोटे गेम्स खेलते हैं ना, वैसा लग रहा था। आज तू जीत जा, आज तू जीत जा, ऐसा चल रहा था उन लोग के आपस में। बीच में कोई सिंसेरिटी नहीं थी टास्क को लेके या डायनेमिक्स को लेके गेम के, और घर घर चल रहा था बिल्कुल फैमिली
ओरिएंटेड प्रोग्राम बना रखा था और सबके अपने अपने कनेक्शंस कुछ बाहर से ही तय करके आए थे कि हम साथ में प्ले करेंगे गेम। और जैसे हर्ष रुशाली हैं और शिवेत अनिका हैं, ये आपस में पहले से ही तय करके आए थे कि हम गेम को साथ में खेलेंगे, कुछ और देखना ही नहीं है। तो इस बार का सीज़न स्टार्टिंग से ही प्यार कम लग रहा था, फैमिली ओरिएंटेड ज़्यादा लग रहा था। दिग्विजय, नायरा, सचिन जो कि रोडीज़ के कंटेस्टेंट रह चुके हैं पिछले सीज़न के, उन लोगों को एग्जाइल के उसमें डाल दिया था और उन लोग की कोई भी एक्टिविटीज़ नहीं दिखा रहे थे कि वो लोग की फ्रेंडशिप बॉन्ड कैसी चल रही है या उनका कोई लव कनेक्शन बन रहा है कि नहीं बन रहा है आपस में। एग्जाइल के तरफ कोई कैमरा फोकस किया ही नहीं था, सिर्फ स्प्लिट्सविला के ऊपर लोगों के ऊपर कैमरा फोकस कर रहे थे। तो दैट वाज आल्सो रॉन्ग कि थोड़ा पार्ट एग्जाइल का दिखाते, थोड़ा पार्ट स्प्लिट्सविला का दिखाते। अगर अलग अलग पार्ट किए थे इस बार के कॉन्सेप्ट के हिसाब से तो दोनों पार्ट दिखाने चाहिए थे। हमको ये देखने ही नहीं मिला कि दिग्विजय और उन्नति का बॉन्ड क्रिएट कैसे हुआ, ये कुछ मिला ही नहीं हमें देखने के लिए। एंड इतना दोस्ताना कैसे हो गया सचिन, दिग्विजय, नायरा में, जो मतलब एक साथ इतने क्लोज। एंड लक्ष्य के साथ बॉन्डिंग कैसे बनी। लक्ष्य तो एकदम अननोन इंसान की तरीके से आया था इस स्प्लिट्सविला में, तो ये सब कुछ दिखाया नहीं। दिस इज़ वेरी डिसअपॉइंटिंग फ्रॉम एज एन ऑडियंस एंड मेकर्स ने जो ये ब्लंडर किया है। इनिशियल 2-3 वीक्स में ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये एक रियलिटी शो है, कुछ कॉम्पिटिटिव स्पिरिट किसी के अंदर कुछ भी नहीं दिखाई दे रही थी। विला के जो भी कंटेस्टेंट थे, शिवेत, एडी, हर्ष और देव, और लड़कियों में आकृति, अनिका, देवांगिनी, अरबाज, इन सब में। शो में एक्चुअल में मज़ा 2 हफ्तों के बाद तब आया जब एग्जाइल के कंटेस्टेंट स्प्लिट्सविला में एंटर किए। एक्चुअल में टू बी फ्रैंक देखने का मन उन्हीं लोगों को था, नायरा, सचिन, दिग्विजय, इन सबको ही देखने का मन था। ये लोग रोडीज से थे तो, लेकिन जब ये लोग फाइनली पहुँचे तब मज़ा आना शुरू हुआ गेम में। उन लोग की एंट्री के बाद एकदम जैसे कहानी ही बदल गई। एंड आई मस्ट से दैट कि दिग्विजय के स्प्लिट्सविला में एंटर होते ही एक बार फिर से, अभी तक जितना उसका गेम देखा है, जर्नी देखी है, ग्राफ देखा है, एक बार फिर से रोडीज के बाद दिग्विजय ने स्प्लिट्सविला में दिल जीत लिया। ये बंदा रियलिटी शोज़ के लिए ही बना है। ही नोज़ द नर्व ऑफ द रियलिटी शोज़ एंड आई प्रे टू गॉड कि उसको आगे चल के बिग बॉस मिले, खतरों के खिलाड़ी मिले, जो वो करना चाहता है, और ही डिजर्व्स एवरी बिट ऑफ इट। दिग्विजय इज़ अ प्योर जेंटलमैन एंड रोडीज के टाइम पे दिग्विजय की बातों से ही लोग हिल जाते थे, और इस सीज़न में स्प्लिट्सविला की उसकी स्माइल से ही लोग हिल जाते हैं। दिग्विजय की जितनी तारीफ़ करूँ उतनी कम है। एंड मैं ये चीज़ हाईलाइट करना चाहूँगी कि एवरी टाइम जब सचिन को, लक्ष्य को, उन्नति को दिग्विजय के स्टैंड की ज़रूरत पड़ी है, दिग्विजय के सपोर्ट साथ की ज़रूरत पड़ी है, दिग्विजय हमेशा थॉरो जेंटलमैन के तरीके से उससे सीखना चाहिए कि फ्रेंडशिप कैसे निभती है, भाईचारा किसे कहते हैं, वो उसने बखूबी निभाया है। ही इज़ द मैन ऑफ हिज वर्ड्स। जो बोलता है, एक बार अगर कोई रिश्ता उसने अपना मतलब कायम कर लिया तो उसको दिल से निभाता है एंड मोमेंट तक, चाहे वो रियलिटी शोज़ में हो या रियलिटी शोज़ के बाहर हो। वो ही इज़ वन ऑफ दोस्त की जो उसके अपने हैं। दिग्विजय कभी भी भेड़ चाल में नहीं चलता है। दिग्विजय कभी भी मतलब ज़बरदस्ती की फ़ाइट पिकअप नहीं करता है। जितना बोलता है, चाहे थोड़ा ही बोले, लेकिन फैक्ट्स पे बोलता है, क्लियर कट बोलता है, एंड उसकी बात पे वज़न होता है, वेटेज होता है। मतलब जो भी बात बोलता है सच्चाई के साथ बोलता है, ट्रूनेस है उसकी बात में। ही नेवर टॉक्स अननेसेसरी शिट, है ना, फैक्ट्स के ऊपर बात करता है, झूठ वगैरह कुछ भी नहीं बोलता, ना हवा में कुछ बात करता है। क्वालिटी बहुत अच्छी लगती है कि चाहे कम बोलो, लेकिन जितना बोलो वो एकदम एक्यूरेट, करेक्ट बोलो और वज़नदार बोलो, वैल्यूएबल बोलो। दिग्विजय की स्प्लिट्सविला की जर्नी देखती हूँ तो खुद पे इतना प्राउड फील होता है, खुद की चॉइस पर इतना प्राउड फील होता है कि मैं ऐसे इंसान को पसंद करती हूँ जो एक थॉरो जेंटलमैन है, जो दूसरों की रिस्पेक्ट करना जानता है बहुत अच्छे से, वाइज मैन है
एंड बहुत अच्छा बोलता है, किसी को डिमीन करके नहीं बोलता है। ये ज़रूर कहूँगी कि गेम में अगर उसको लगता है कि कहीं पे पोक करना चाहिए लोगों को, तो वो हाँ पोक ज़रूर करता है। इन पर्सपेक्टिव से बात करूँ दिग्विजय के, तो ही ऑलमोस्ट परफॉर्म वेरी वेल इन एवरी टास्क ही डू। ठीक है, ऑलमोस्ट जीते हैं, 1-2 हारा है बस, लेकिन अपना उसने 100% दिया। अगर हारा भी है तो दूसरों की वजह से हारा है, खुद की वजह से कभी नहीं हारा गेम में। दिग्विजय के एंटर होते ही एकदम 1 मैन आर्मी वाला शो चल रहा था। मतलब पूरा एक सीज़न को जैसे एक इंसान चला रहा हो ऐसा लग रहा था। एंड सारा उसके आने से पहले जितना भी भाईचारा था एडी, शिवेत और हर्ष और अरबाज वगैरह के बीच में, युवराज वगैरह के बीच में, सब एकदम से सब ख़त्म हो गया था और सब सीरियस हो गए थे गेम के प्रति और टास्क अच्छे से परफॉर्म करने लगे कि अगर पावर मिल गई दिग्विजय को तो भैया ये तो हमें ही उड़ाएगा। तो सबके अंदर वो एक खौफ, आकृति बहुत ज़्यादा, अनिका लड़कियों में, ये 4-5 जो लड़के लड़कियाँ हैं, ये लोग बहुत घबरा गए थे और सबको डर था कि अब हम लोग उड़ेंगे, अब गेम को सीरियस लेना पड़ेगा। तो वो सीरियस मोड ऑन करने का श्रेय मैं दिग्विजय को दूंगी कि एक शो, एक कॉम्पिटिटिवनेस सबके बीच में लाने के लिए कूडोज टू यू। गेम पर्सपेक्टिव से आई वुड से ही इज़ द मास्टरमाइंड ऑफ द शो। सनी लियोनी ने उन्हें खुद ने उसको कॉम्प्लीमेंट किया है कि मिस्टर ब्रेन, मतलब क्रिएटिव्स जैसा सोचते हैं ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत ही ट्राइड कि क्या ट्विस्ट आ सकता है, कैसे चीज़ें मोल्ड हो सकती हैं। तो कुछ हद तक पर्सपेक्टिव वो क्रैक कर लेता है उनका, क्रिएटिव्स का, कि अब क्या हो सकता है इस सिचुएशन में। तो ये चीज़ भाप पाना, ये बहुत अच्छे परफॉर्मर की क्वालिटी होती है गेम में, रियलिटी शोज़ में। मेरे लिए तो ऑब्वियसली सी बात है, जो एकदम एप्रोप्रिएट है गेम को जीतने के लिए, दिग्विजय, तो वो ही विनर बनना चाहिए। लोडीज़ में भी मेरे लिए वो ही विनर था, भले ही जीता हो ना जीता हो, लेकिन मेरे लिए वही विनर था। और स्प्लिट्सविला में भी मैं यही कहूँगी कि दिग्विजय ही जीतना चाहिए। अब अफवाहें उड़ी हुई हैं कि आकृति जसवंत जीते हैं, कुछ लोग कह रहे हैं सचिन जीता है। सो इट्स नॉट क्लियर कि कौन एग्जैक्टली जीता है, अभी तक बाहर नहीं आया है दावे के साथ कोई कह सके कि हाँ यही इंसान जीता है। लेकिन मैं जैसे जैसे वो देख रही हूँ डायनामिक्स शो के, तो मेकर्स का झुकाव आकृति की तरफ बहुत है। शायद हो सकता है घूस वूस खिलाई हो उसने, या आई डोंट नो, उसको सबसे ज़्यादा लाइमलाइट मिल रही है, अननेसेसरी लाइमलाइट मिल रही है, जो आकृति डिज़र्व भी नहीं करती है। तो मुझे मोस्ट प्रोबेबली यही लग रहा है कि जसवंत एंड आकृति को ही मेकर्स ने जिताया है इस बार का सीज़न। आकृति की बात अब उठी है, तो मैं आकृति अब मेरा नेक्स्ट कंटेस्टेंट है जिसके बारे में मैं अब बात करूँगी। मैं ये बोलूँगी कि रोडीज़ पे मैंने देखा था उसकी जर्नी, एंड मेरी रोडीज़ की आप देख लीजिएगा क्लिपिंग। मैंने रोडीज़ का पिछला सीज़न रिव्यू किया है, तो उसमें मैंने बोला था आकृति के लिए कि मैं उसको एज अ सेमीफाइनलिस्ट तक तो देखती थी, क्योंकि उसने जो 2-4 टास्क रोडीज़ में परफॉर्म किए थे वो अच्छे किए थे। तो इतना पता चलता है कि वो परफॉर्मर तो है। बट ये बात मैं ज़रूर बोलूँगी, जो बाकी लोग भी बोल रहे हैं कि रोडीज़ में एक अलग पर्सनैलिटी थी आकृति की, स्प्लिट्सविला में एकदम ही अलग पर्सनैलिटी थी, तो कौन सी रियल थी यू डोंट नो। इस बार लोग यही कह रहे हैं कि उसने बहुत ओवर किया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो ऐसी लड़की है जो बहुत बोलने वाली है, वो उसको स्टॉप नहीं कर सकते, शी इज़ अनस्टॉपेबल। तो वो ही मेरे ख्याल से जो स्प्लिट्सविला में वो दिखा रही है कनिंग नेचर अपना, जब आइडियल मैच वो बन गई तो मैं उसको ऐसा वो आ गया था, घमंड आ गया था कि मैं ही अब रूल करूँगी पूरे शो में, मैं ही शो चला रही हूँ। उसके पूरे जर्नी देख लो स्प्लिट्सविला की, तो यही लगता है कि ऐसा लग रहा है जैसे उसने शो वालों को ख़रीद लिया हो बिल्कुल, और पूरा जैसे शो उसके इर्द गिर्द घूम रहा है, एंड जैसा वो चाह रही है वैसा वो हो रहा है। तो ये बहुत प्रिटी मच एविडेंट दिख रहा है यहाँ पे कि उसको जैसे पता हो कि हाँ मैं जीतने तो मैं ही वाली हूँ, कुछ भी कर लो, कुछ भी उखाड़ लो, कोई कुछ भी कर ले, मैं ही जीतने वाली हूँ। तो वो पता चल रहा है उसके एटीट्यूड से। सबसे ज़्यादा वीटी आकृति की लग रही है, और स्क्रीन टाइम मैं बोलूँगी सबसे ज़्यादा अगर किसी को मिला है हर्ष, रुशाली, शुभी, उसके बाद आकृति को मिला है सेकंड नंबर पे, ये बोलूँगी स्क्रीन टाइम। रोडीज़ पे मुझे थोड़ी सी पसंद आती थी
जैसे उसने टास्क अच्छे परफॉर्म किए थे, आकृति अच्छी लगती थी। लेकिन स्प्लिट्सविला में मैं कहूँगी जो इमेज उसने इतनी अच्छी हाई कर रखी थी वो एकदम से मेरी नज़रों में एकदम डाउन हो गई। इतना वीटी में इतना गंद फैलाना, सबके बारे में इतना गंदा गंदा बोलना, लिटरली मतलब नेगेटिविटी फैलाना, एंड अपने आप को एकदम बॉस लेडी की तरह दिखाना, हर चीज़ में घुसना, वो इतना ज़्यादा इरिटेटिंग लग रहा है इस शो में आकृति का ये सब करना। कंटेंट मतलब कैमरे के सामने इतना कंटेंट देना ज़बरदस्ती का, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा लग रहा है उसका बोलना और हर चीज़ में घुसना, कंटेंट देना। ऐसा कंटेंट आई डोंट नो चैनल वाले क्या सोच के उसको इतना स्क्रीन टाइम दे रहे हैं, मुझे नहीं समझ में आ रहा। स्प्लिट्सविला में आकृति का देखने से ये साबित हो गया कि कोई इंसान पहले शायद अच्छा लग सकता है, लेकिन अगर उसके पर्सनालिटी में चेंज आता है, ड्रास्टिक चेंज आता है, तो जो इंसान अच्छा लग सकता है वो इंसान नज़रों से भी गिर सकता है। वो स्प्लिट्सविला में वो बिल्कुल मेरी नज़रों से गिर गई है वो लड़की। आकृति के लिए जैसे मैंने बोला कि इस बार मेकर्स उसको बहुत प्रायोरिटी दे रहे हैं, स्क्रीन टाइम भी काफ़ी दे रहे हैं, और वीटीज़ तो उसकी बहुत ही ज़्यादा लग रही हैं, एंड कंटेंट उसका काफ़ी मेकर्स के हिसाब से बहुत अच्छा वो दे रही है, बट ऑडियंस के हिसाब से वो कंटेंट एकदम बेकार दे रही है। तो लेकिन ये बात मैं बोलूँगी, आज तक की हिस्ट्री में ये चीज़ मैं बोलूँगी कि जो बाहर बातें चल रही है कि आकृति को फेवर कर रही हैं स्प्लिट्सविला के मेकर्स, वो बहुत फैक्ट बात है कि आज तक कोई ट्विस्ट नहीं आया। जो वो सेशन हुआ था जिसमें हर्ष कह रहा था चिड़िया उड़, मैना उड़, आकृति उड़, जो वो गेम वो खेल रहा था कि आकृति के लिए सबने प्लान कर दिया था, वो टारगेट हो गए थे कि इस बार आकृति को निकालेंगे या जशवंत को निकालेंगे। तो उस बात पे मेकर्स जानते थे कि आकृति के लिए मौका आया तो आकृति ही उड़ने वाली है, तो ट्विस्ट ऐसा लेके आए मेकर कि आकृति बच जाए। आज तक किसी को ये मौका नहीं दिया कि वो खुद चूज़ कर ले। 4 लोग थे, शिवेत, आकृति, लक्ष्य एंड इशिता। इन 4 में से किसी 2 को उड़ाना था, तो ऑब्वियसली आकृति खुद को तो उड़ाएगी नहीं, बस बाकी उसने शिवेत और इशिका को उड़ा दिया, उसने एलिमिनेट कर दिया। तो ये आज तक किसी भी सीज़न में ये ट्विस्ट नहीं आया है कि किसी को खुद से चॉइस मिल जाए किसी कंटेस्टेंट को कि वो 2 लोगों को एलिमिनेट करते, जो एलिमिनेट होने वाला है, जिसके लिए मैक्सिमम वोट्स आए हैं। तो ये क्लियर कट फेवरिज्म दिखाता है कि मेकर्स आकृति को चाहती है कि वो ही जीते विनर। अब मैं बात करूँगी सचिन की, और जो कोर्ट रूम सेशन हुआ था सचिन और आकृति का, उस बारे में मैं डिस्कशन करूँगी। आकृति अपने आप को बेचारी दिखाई जा रही थी कि दोनों की रिलेशनशिप में सचिन और आकृति के आकृति सही है और सचिन गलत है, ये दिखा, जबकि गलतियां मेरे हिसाब से, हालांकि मैं नहीं जानती कि उनके बीच में क्या सिनेरियो था क्या नहीं था, वो तो पर्सनल चीज़ें उन लोगों ने कभी डिस्क्लोज़ की नहीं, बाहर कभी लाए नहीं, तो हम किसी को सही और किसी को पूरी तरह से गलत नहीं ठहरा सकते। मेरे हिसाब से दोनों तरफ से गलतियाँ हुई हैं, लेकिन उस कोर्ट सेशन के दौरान आकृति पूरी तरीके से मतलब ऐसे ग्रीन चिट की तरीके से बाहर निकल के आई कि वो तो दूध की धुली है, सारी कमियां जो हैं, गलतियां जो हैं वो सचिन ने की हैं। आई विश कि सचिन ने उस दिन बोला होता। मैं सचिन के लिए यही बोलना चाहूँगी कि एंड इवन हर किसी इंसान के लिए बोलना चाहूँगी, अगर आप चूज़ कर रहे हो इस टाइप के रियलिटी शोज़ में आना, जैसे स्प्लिट्सविला है, बिग बॉस है, रोडीज़ है, तो वहाँ पे आपको अपनी पर्सनालिटी दिखानी है, आपको बोलना है। आप तब नहीं सोच सकते, आपकी पर्सनल लाइफ फिर कुछ रहेगी ही नहीं रहेगी, प्राइवेट लाइफ कुछ नहीं रहेगी। आपको अपनी लाइफ के बारे में आपसे मेकर्स पूछेंगे ही पूछेंगे, ऑडियंस पूछेगी ही पूछेगी देखने के बाद, तो आपको क्लियर कट बोलना ही पड़ेगा कि मेरे साथ ये हुआ था, मेरे साथ वो हुआ था। तब आप ये नहीं सोच सकते, जब आप इस फील्ड में एक्टिंग, डांसिंग, सिंगिंग, इस टाइप की फील्ड में आप एंटर करते हो, तो आपका कुछ भी चीज़ पर्सनल नहीं रह जाती है, प्राइवेट नहीं रह जाती है। आपको अपनी लाइफ को खुल के बोलना पड़ेगा, लाइफ के बारे में।
यू कांट हाइड थिंग्स। तो उस टाइम पे ये चीज़ बोलना कि मेरे को आकृति के बारे में बहुत कुछ पता है, लाइव में भी बोला है और कई जगह शो में भी सचिन ने बोला है कि मुझे आकृति के बारे में बोला है, मैं बाहर लाऊं चीज़ें, मैं बाहर लूँ। ऑफ कोर्स बाहर लेके आओ अगर आप इस टाइप के रियलिटी, या तो फिर अगर आपको चीज़ें छुपा के ही रखनी है तो फिर इस रियलिटी शोज़ में जाओ ही मत, जाने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन अगर आप गए हो तो आपको जो फैक्ट्स पता हैं, जो भी ट्रू बात पता है, वो आप जिस इंसान के भी बारे में, अपने बारे में, दूसरों के बारे में, वो आपको खुल के बोलना है। पुट अप योर थिंग्स। अगर आप उस टाइम पे हाइड करने पे चीज़ें लगे रहोगे तो गिल्टी में आप ही माने जाओगे, गलत इंसान आप पोर्ट्रे होगे, कोई और नहीं। आप दूसरे की इमेज सुधारने के लिए या बचाने के लिए नहीं आए हो इस शो में। अब ये कॉन्सेप्ट आपका ऐसा है एक्स और उसका, तो आपको आकृति की चीज़ें बतानी पड़ेंगी क्लियर कट कि उसने आपके साथ क्या किया, हु इज़ एट फॉल्ट इन योर रिलेशनशिप, ये बताना पड़ेगा खुल के। अब ऑडियंस के सामने आप आ रहे हो तो ऑडियंस को ये जानने का राइट है कि तुम्हारे साथ हुआ क्या था। सचिन के लिए मैं एक बात ये और बोलूँगी कि उसने इस बार भी स्प्लिट्सविला में भी रोडीज़ के जैसे ही बहुत अच्छे टास्क परफॉर्म किए हैं। उसको काफ़ी टास्क परफॉर्म करने का मौका मिला सचिन को, एंड ऑलमोस्ट उसने जीते हैं, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग कि सचिन जीत रहा था। एक चीज़ जो डिसअपॉइंटिंग मुझे सचिन के पार्ट से ये लगी कि अगर उसने इशिता के साथ बॉन्ड बनाया था तो एसबी के आने के बाद उसे वो ब्रेक नहीं करना चाहिए था, इशिता के साथ एसबी के साथ कंटिन्यू नहीं करना चाहिए था, इशिता के साथ ही कंटिन्यू करना चाहिए था। अगर आप एक रिलेशन बना रहे हो, कोई अगर मान लो इशिता ऐसे ही डम हो जाती, मतलब सचिन के साथ पेयर अप रह के ही डंप हो जाती, तब वो एसबी पे फोकस कर सकता था, उस पर जा सकता था। लेकिन जब तक इशिता थी तब तक इशिता के साथ ही उसको परफॉर्म करना चाहिए था। यहाँ पे मुझे सचिन गलत लगा, तो ये बात मुझे पुट फॉरवर्ड करनी थी। जस्ट स्टिक टू वन पर्सन एट अ टाइम, ठीक है। सचिन के जैसे ही सेम रूरू जो कंटेस्टेंट हैं इस साल की स्प्लिट्सविला की, वो जब आई थी तो ऐसा लग रहा था एक फायर एनर्जी टाइप की एक लड़की आई है, ये तो मतलब शो को एक अनदर लेवल पे ही लेके जाएगी ये कंटेस्टेंट। बट इट वाज डिसअपॉइंटिंग टू सी रूरू इन द शो कि वो ज़्यादा कुछ बोल ही नहीं रही थी। अगर उसको कुछ चीज़ें पता भी थी किसी के बारे में, युवराज उसका एक्स था, तो वो उसके बारे में भी नहीं बोल रही थी, एंड अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रही थी ढंग से इस शो में, विच इज़ मतलब बहुत डिसअपॉइंटिंग था उसके लिए, उसके पार्ट से हम ऑडियंस को देखने में बहुत डिसअपॉइंटिंग लग रहा था। नायरा की जब मैं बात करूँगी तो मैं ये कहूँगी वो एग्जाइट में जब आई थी तो एक फायर एनर्जी उसके अंदर थी कि शी वॉज लाइक कि अब अगर उसके सामने शिवेत आ जाता है तो वो फट जाएगी एकदम, और उसके अंदर की जो गुबार है, आग है, जो रोडीज से भर के वो बैठी हुई थी शिवेत के लिए, वो बाहर निकालेगी। लेकिन जब कोर्ट रूम सेशन हुआ तो उसका कोर्ट रूम सेशन देख के इतना डिसअपॉइंटमेंट हुआ है मुझको कि मैं बता नहीं सकती। वो भारी पड़नी चाहिए थी शिवेत पे, बल्कि उल्टा हो गया कि शिवेत उस पर भारी पड़ गया। शिवेत वॉज कंटिन्यूसली सेइंग कि इसने मेरी माँ की कहा है कि तेरी माँ बीमार हो जाए, तेरी माँ को कैंसर हो जाए, बीमार हो जाए, लाइव पे ये बात बोली है। और वो लगातार उसको ब्लेम करता रहा नायरा को, जैसे एक नार्सिसिस्ट पर्सन करते हैं। वो दिख रहा था कि शिवेत एक नार्सिसिस्ट पर्सन के जैसे ब्लेम कर रहा था लगातार चीख चीख के नायरा पे। लेकिन नायरा अपने आप को डिफेंड करने में लग गई, बल्कि शी शुड हैव सेड कि भाई मैंने नहीं बोला है कभी भी तेरी माँ के लिए कि तेरी माँ बीमार हो जाए और उनको कैंसर हो जाए, इस टाइप का तूने सोच भी कैसे लिया? हद होती है यार, मैं इस टाइप की चीज़ें नहीं करती हूँ। मुझे तुझसे प्रॉब्लम है तो मैं तेरे बारे में बुरा बोलूँगी, तेरी मम्मी के ऊपर नहीं जाऊँगी। मेरी ऐसी परवरिश नहीं है या मेरी ऐसे संस्कार नहीं है कि मैं किसी के पेरेंट्स के ऊपर जाऊँगी इन सब बातों के लिए। जो भी बोलना होगा मैं तेरे को बोलूँगी, तेरे को सुनाऊँगी अच्छे से। मैं इतनी हिम्मत रखती हूँ कि मैं इक्वली गिव कर सकूँ जो हकदार है जिस चीज़ का भी। ऐसी इंसान नहीं हूँ कि मैं ये सब गंदगी बोलूँ या किसी को बददुआ दूँ। ये खुल के तेज पढ़ के नायरा को बोलना चाहिए था उसी टाइम पे। अगर शिवेत तूने मेरे साथ बुरा किया है तो मैं गुस्सा तेरे ऊपर निकालूंगी, ना कि किसी और पे।
तो ये चीज़ें बोलनी चाहिए थी नायरा को। आई डोंट नो वो क्यों रोने बैठ गई। रोने से आप गिल्टी प्रूव हो जाते हो, ना कि सामने वाला गिल्टी प्रूव होता है। एंड तब नायरा नहीं बोली जब शिवेत ने उसको सामने बोला अगर तू लड़की नहीं होती तो तेरे को अभी यहीं पे थप्पड़ मारता। अरे भाई तुम ऐसी बातें बोल कैसे सकते हो? इस पे ये बोलना चाहिए था, हिम्मत कैसे हुई कि थप्पड़ मार दोगे? पागल हो क्या, गुंडे हो कहीं के जो हमें थप्पड़ मारोगे? ऐसे इस टाइप से नायरा को बोलना चाहिए था। हिम्मत, बोलने की भी हिम्मत कैसे हुई? मारना तो बहुत दूर की बात है। वो खुलेआम गंदगी कर रहा था शिवेत शो पे, और नायरा चुपचाप बस सह रही थी और रो रही थी। रोने से कुछ नहीं होता, रोने से आपको स्क्रीन टाइम मिल जाएगा, बट आपको लोग प्यार नहीं देंगे। हमेशा रोने से सिंपैथी नहीं मिलती है। आकृति के केस में आकृति रो के सिंपैथी ले गई क्योंकि सचिन कुछ नहीं बोल रहा था, लेकिन यहाँ नायरा के रोने से नायरा गिल्टी प्रूफ हुई, वो इनोसेंट प्रूव नहीं हुई। एक चीज़ से मैं नायरा के बहुत हैप्पी हूँ कि उसने जल्दी ही गेम को पिकअप किया, गेम पर फोकस किया। उस कोर्ट रूम सेशन हो जाने के बाद शी वॉज लाइक अब मुझे एनर्जी नहीं देनी है शिवेत को, रिएक्शंस नहीं देने हैं, अब मुझे अपने गेम पर फोकस करना है। शी चूजेज अरबाज एंड अरबाज इज़ अ ग्रेट परफॉर्मर, और उसके साथ परफॉर्म के करके वो आइडियल मैच के लिए भी गई। एंड उसके बाद भी काफ़ी आइडियल मैच नहीं बने अरबाज और नायरा, तो उसके बाद भी उन लोगों ने काफ़ी टास्क परफॉर्म किया और टास्क जीत के नायरा दिग्विजय के साथ आइडियल मैच बन गई। तो 2 बार आइडियल मैच बनने का मौका मिला, तो दिस शोज़ कि वो एक अच्छी परफॉर्मर है। फर्स्ट टास्क में उसने रिगडिन को ऐसे दबोच के रखा था, उसको आगे नहीं बढ़ने दिया था, तो वो भी उसके स्किल्स दिख रहे थे नायरा के कि शी वॉज एंड शी इज़ अ स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर। रोडीज पे भी मुझे वो स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर लगती थी, बट उसकी टीम ने ही उसको निकाल दिया था थ्रेट समझ के, या वही पॉलिटिक्स करके। तो वो चीज़ मुझे रोडीज पे भी बुरी लगी थी कि नायरा डिज़र्व करती थी आगे जर्नी पे जाना, उसको जल्दी निकाल दिया। तो एटलीस्ट मैं आई एम हैप्पी कि स्प्लिट्सविला में वो अभी भी टिकी हुई है एंड अच्छा परफॉर्म कर रही है। रोडीज में जो कसर रह गई थी वो यहाँ पे उसने पूरी कर दी। अब शिवेत की बात उठी है, तो मैं शिवेत के लिए ये बोलूँगी कि रोडीज पे उसकी जर्नी इट वाज ओके। हालांकि वो रनर अप रहा है रोडीज पे, बट मैं ये नहीं कहूँगी कि वो डिज़र्व करता था इतना ज़्यादा रनर अप का पोजीशन। नो, वो डिज़र्व नहीं करता था। जस्ट बिकॉज वो प्रिंस की गैंग में था इसलिए उसको रनर अप तक पहुंचने का मौका मिला। कुछ टास्क उसने अच्छे परफॉर्म किए थे रोडीज़ में, बट यहाँ पे जैसा मुझे एक्सपेक्टेड था, सारे ऑलमोस्ट कंटेस्टेंट ने अपनी वीटीज़ में बोला है कि शिवेत इज़ अ हग्गू, शिवेत टास्क में हकता है, सब यही क्लियर कट बोल रहे हैं। तो विच इज़ अ ट्रू फैक्ट कि शिवेत से टास्क परफॉर्म नहीं होते हैं, और वो इसने इस बार की जर्नी पे दिखा दिया। सबको ये लग रहा था कि इस बार वो निकलेगा नहीं एंड मेकर्स उसे बचा लेंगे, बट अभी तो फ़िलहाल के लिए तो वो निकल गया है। आई डोंट नो वो वाइल्ड कार्ड में आएगा नहीं आएगा, ये वो आगे पता चल जाएगा, बट एटलीस्ट वो निकल तो गया ही, क्योंकि वो ही वॉज नॉट परफॉर्मिंग एट ऑल। एंड ज़्यादा प्लानिंग प्लॉटिंग भी नहीं करते हुए नहीं देखी मैंने शिवेत को। थोड़ा बहुत किया, लेकिन बहुत ज़्यादा जो डीप घुस जाता था। मैं ये कहूँगी कि रोडीज़ में भले ही वॉज नॉट अ परफॉर्मर, टास्क अच्छे नहीं परफॉर्म करता था, बट एटलीस्ट दिमाग लगाता था। उसने सरवाइव किया था रोडीज़ की जर्नी पे पूरा, तो वहाँ पे मैं उसको क्रेडिट देती हूँ कि दिमाग लगाया था उसने उस गेम में रोडीज़ में। बट यहाँ पे उसने, उसकी स्ट्रेंथ है उसका माइंड, उसका ब्रेन। यहाँ पे शिवेत ने ब्रेन क्यों नहीं लगाया स्प्लिट्सविला की जर्नी पे? अपने आप को क्यों नहीं सेव करने की कोशिश की? प्रायोरिटी क्यों नहीं खुद को रखा? ये मुझे नहीं समझ में आया। ही कुड हैव सर्वाइव्ड वेरी इजीली, बट उसने नहीं किया इस बार। अनिका का मैं बात बोलूँगी कि अनिका इतना, मतलब मुझे जब पहला एपिसोड में अनिका को देखा था तो इतनी स्वीट सी लड़की लगी थी, एंड मुझे लग रहा था कि हाँ ये कुछ अच्छा करेगी इस बार के सीज़न में। बट जैसे ही उसने शिवेत के साथ अपना बॉन्ड बनाया, आई डोंट नो, मतलब शिवेत वाकई में उसको सप्रेस करता था, डोमिनेट करता था, या वो स्क्रीन टाइम की वजह से उसको ऐसा दिख रहा है, पोर्ट्रे हो रहा है कि वो दिख ही नहीं रही है, शिवेत के आगे दब रही थी वो। अगर शिवेत और अनिका के एक साथ की बात करें तो शिवेत छा रहा था और वो एकदम दब रही थी उसके आगे।
उसकी पर्सनैलिटी निखर के नहीं आ रही थी श्वेत के। और जैसे ही श्वेत डंप हुआ, एलिमिनेट हुआ, अनिका जो निकल के आई है, अनिका एकदम, तो मैं वही रूप उसका शुरुआत से देखना चाहती थी जो कि मुझे देखने नहीं मिला। वो डोम सेशन में बोल रही है, वो परफॉर्म भी कर रही है, हालांकि जीती नहीं बट हाँ परफॉर्म करिए। वो दिख गया था कि वो टास्क परफॉर्म अच्छा कर लेगी। अगर फिजिकल स्ट्रेंथ वाला कोई टास्क दिया जाए तो अनिका अच्छा परफॉर्म कर सकती है, ये दिख गया था। बट एज सच उसको कोई अभी तक वैसा टास्क नहीं मिला है जिससे वो हाँ प्रूव कर पाए खुद को। और फिलहाल स्क्रीन टाइम की बात करूँगी तो श्वेत के निकलते ही उसको अच्छी खासी लाइमलाइट मिलने लगी, स्क्रीन टाइम मिलने लगा है। अब मैं बात करूँगी कशिश की, जो मैं कहूँगी कि वो बहुत ही बोल्ड सी लड़की लगती है, जब भी बोलती है स्ट्रेट फॉरवर्ड है, अपना वो बहुत अच्छे से रखती है, सारे व्यूज़ एक्सप्रेस अच्छे से करती है खुद को, मुझे बहुत अच्छी लगती है। अगर मेरे को गर्ल्स में अगर कोई मैं बोलूँगी मेरे फेवरेट हैं तो एक तो कशिश है, दूसरी अनिका। अनिका मुझे पता नहीं क्यों, हालांकि स्क्रीन टाइम उसको बहुत ज़्यादा नहीं मिला, फिर भी मुझे अच्छी लगती है। मैं गर्ल्स में रूटिंग कर रही हूँ अनिका और कशिश के लिए। कशिश मुझे बहुत पसंद है, जिस वे में वो अपने आप को एक्सप्रेस करती है, एंड बोल्ड एंड ब्यूटीफुल लड़की है, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है कशिश का। बस ये बात कहूँगी कि अगर इफ़ यू आर नॉट समवन कि जिसको एकदम से प्यार हो जाए, 1 महीने के अंदर प्यार हो जाए, 2-4 दिन में प्यार हो जाए, अगर तुम नहीं हो तो मुझे नहीं पता कि वो शो में वो लव बाइट्स वगैरह अपना दिखा रही थी एडी के साथ का, इट वॉज ऑल रबिश, फुलिश। वहाँ पे बस मुझे कशिश थोड़ी सी गलत लगी। और फिर उसके बाद जब तुम खुद ऐसे लव बाइट्स वगैरह दिखा रही हो टेलीविज़न पे, आप नेशनल टेलीविज़न पे, तो उसके बाद अगर आपको कोई वल्गर कह रहा है, जैसे अरबाज ने चाय की उस पर बोला वल्गर है कशिश, तो उसमें कुछ गलत बात नहीं है। आप दिखाई अपने आप को ऐसे रहे हो, पोर्ट्रे आप अपने आप को ऐसे कर रहे हो कि आप कुछ भी कर सकते हो शो पे। फिर लोगों के मुंह है, फिर लोगों को बोलने का मौका मिलेगा। वहाँ जब आप दिखा रहे हो तब आप नहीं मुंह रोक सकते लोगों का। हाँ, अगर आपके अंदर वो क्वालिटी नहीं है तो फिर अगर आपके बारे में कोई भी अनाप शनाप बोले, वो गलत है। लेकिन आप जब खुलेआम कर रहे हो, आपको लव डैन में जाने का, डेट पे जाने का मौका नहीं मिला, आप रूम पे ही ये सब चीज़ें कर रहे हो। अगर स्प्लिट्सविला में ये चीज़ अलाउड है फिज़िकल होना, तो आप कर रहे हो। तो वैसे तो मुझे तो ये चीज़ ही नहीं पसंद आती कि आप फिज़िकल हो सकते हो। ये बहुत ही गंभीर टॉपिक है एंड मैं इस पर पुट फॉरवर्ड कर रही हूँ अपने एक्सप्रेशन। 1 महीने के लिए आए हो, ये चीज़ें मत ही करो तो अच्छा है। और गेम पे फोकस करना चाहिए, टास्क पे अच्छे से परफॉर्म करना चाहिए, प्लानिंग प्लॉटिंग पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए रादर देन ऑन दीज थिंग्स लिटरली। बस ये कहूँगी कि कशिश अगर मुझे पसंद है तो सिर्फ इसलिए पसंद है कि वो जिस वे में अपने आप को एक्सप्रेस करती है, स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से और एकदम फैक्ट्स पे बात करने पे उसकी बातें एकदम सेंस प्रूव करती हैं, वो चीज़ मुझे अच्छी लगती है कशिश। लक्ष्य की मैं बात करूँगी तो आई लिटरली डोंट नो कि लक्ष्य इस सीज़न में आया क्यों है। वो बहुत क्यूट मैन है, नो डाउट क्यूट लगता है। कोई भी लड़की उसकी क्यूटनेस, चार्मनेस पे फॉल कर सकती है, ठीक है। वो बहुत लड़कियों के लिए वो क्रश हो सकता है, ये मैं इस चीज़ से डिनाई नहीं करती हूँ। लेकिन गर्ल्स के मामले में गर्ल्स को अप्रोच करना, कोई कनेक्शन बनाना, स्प्लिट्सविला जैसे शो में आप आए हो तो आपको कनेक्शन बनाना पड़ेगा, वहाँ वो लैग कर रहा है। कोई भी उसका कनेक्शन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उसे दिग्विजय सेव करता जा रहा है, उसको जो भी अपॉर्चुनिटी मिली तो उस वजह से वो आगे बढ़ता जा रहा है। तो ये चीज़ मुझे थोड़ी सी वो लगी कि वो सीरियस नहीं था गेम के प्रति। अगर आप किसी गेम शो में आए हो तो उसके लिए आपको सीरियस होना पड़ेगा, एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट रखनी पड़ेगी, ठीक है। वो लैक करी लक्ष्य के अंदर बहुत। एंड आप दिग्विजय के कंधे पे चढ़ के, भाईचारे कर के आप गेम शो नहीं जीत सकते। आपको टास्क परफॉर्म अच्छे करने पड़ेंगे, आपको अपने एक कनेक्शन बनाना पड़ेगा स्प्लिट्सविला में। तो आई डोंट नो वो करने क्या आया था, हॉलीडे पे आया था या क्या करने आया था। बहुत ज़्यादा बोल भी नहीं रहा था, जहाँ ज़रूरत थी वहाँ बोलता था, विच इज़ फेयर इनफ, वो अच्छा लगता था। लेकिन हमेशा दिग्विजय को बैक करना पड़ता था, सपोर्ट लेना पड़ता था, दैट वाज रॉन्ग।
एक दो जगह ठीक है, लेकिन हमेशा अगर करना पड़े तो ये तो सीन ही है ना। बाकी पसंद मुझे बहुत है लक्ष्य, अगर उसको उसकी पर्सनैलिटी की वजह से उसको जज करूँ तो बहुत अच्छा लगता है। एंड रियल पर्सनैलिटी में अच्छा इंसान है, ये मैं बोलूँगी। एक चीज़ जो लक्ष्य ने बोली थी कोर्ट रूम में कि अनिका इज़ अ डायमंड। इफ़ यू आर अपने एक्स गर्लफ्रेंड को आप डायमंड बोल रहे हो तो मुझे ये क्लैरिफिकेशन देना प्लीज़, मुझे दो। मैं ये जानना चाहूँगी कि डायमंड अगर कोई इंसान है तो उसको कौन छोड़ना चाहेगा, ये क्यों ब्रेकअप करेगा। कोई भी वैल्यूएबल थिंग अगर आपके पास है या इंसान आपके पास है, आप उसे कभी भी खोना नहीं चाहोगे। तो उन लोगों का ब्रेकअप क्यों हुआ, कंपेटेबिलिटी क्यों हुई, इतने डिफरेंसेस उन लोग, ऐसा लगता है कि वो एक दूसरे को फूटी आँख नहीं सुहाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन क्यों है उनके बीच में, ये बात क्लियर किसी ने, ना अनिका ने करी ना लक्ष्य ने करी। तो आप डायमंड भी फिर मत बोलो अगर आप उस चीज़ को मीन नहीं करते हो, या उस इंसान के साथ आपके अच्छी इक्वेशंस नहीं है, या वो इंसान अगर आपकी लाइफ में नहीं है, या वो वैल्यूएबल नहीं है इंसान आपके लिए, तो ये सारी चीज़ें टर्म्स भी बोलने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं बात करूँगी मेरे मोस्ट फेवरेट कपल देवांगिनी एंड दिव्यांश के बारे में। ओ गॉड, ये दीज बोथ आर हार्ट लिटरली, एंड मतलब ट्रू लव। मैं ये कहती हूँ ये शो डेटिंग शो है, तो दिव्यांश और देवांगिनी की जो लव स्टोरी है, इनको मेकर्स को कुछ भी ट्विस्ट लाके इनको बचाना चाहिए था, एलिमिनेट नहीं होने देना चाहिए था, और एंड तक लेके जाते इन लोगों को। वी वॉन्ट टू सी लव इन दिस शो, ना कि ये लड़ाई झगड़ा मारपीट हम लोग नहीं देखना चाहते। तो इन लोगों की स्टोरी को इन लोगों ने कैसे ये लोग खेलते थे ये नहीं दिखाया, एंड इनके लवी डवी मोमेंट्स नहीं दिखाए। वो चीज़ मुझे बहुत ख़राब लगी इस बार सीज़न में, कि इन एंड तक बचाना चाहिए था इस जोड़ी को, मेकर्स को। इनकी स्टोरी ऐसी है कि देवांगिनी जो है, मैंने जितना सुना है उसके बारे में, कि उसको बचपन से मिर्गी के दौरे पड़ते थे। शी इज़ अ फैटी गर्ल, बहुत ज़्यादा मोटी है, एंड स्टिल उसकी लाइफ में कॉलेज टाइम पे ये लड़का दिव्यांश मिला इसको, और वो कहते हैं ना कि विद द राइट पार्टनर यू ऑलवेज ग्रो। तो वो इन दोनों की स्टोरी में परफेक्टली फिट बैठता है कि दिव्यांगिनी को कार चलाना नहीं आती थी, तो दिव्यांश ने कार चलाना सिखाई, एंड इन दोनों ने मिलके एक कंपनी खोली खुद की, उस पर दोनों साथ मिलके वर्क करते थे ये पहले। और मतलब दिव्यांश ने दिव्यांगिनी चाहे मोटी हो, मिर्गी के दौरे पड़ते हो, बट स्टिल ही लव हर सो मच। मुझे इनकी जोड़ी और इनकी स्टोरी इतनी अच्छी प्यारी लगती है कि मैं बता नहीं सकती, दिल को छूने वाली। और वो मतलब देवांगिनी दूर चली गई थी। देवांगिनी अब दूर कैसे गई, एक मिस्टेक, इट वॉज अ बिग मिस्टेक बाय दिव्यांश, नो डाउट, कि दिव्यांश और देवांगिनी दोनों उस टाइम पे 21 साल के थे, एंड उनकी इंगेजमेंट हो गई थी 4 साल, 2-3 साल 4 साल डेट करने के बाद। उसके दिव्यांगिनी के जो फादर थे उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ मतलब आप शादी कर लो, घर वालों को बताओ रिश्ते के बारे में, और हमारे यहाँ जल्दी शादी हो जाती है। वो मारवाड़ी फैमिली को बिलोंग करती है देवांगिनी, तो उन कह रहे थे कि जल्दी हमारे यहाँ शादी होती है। तो लेकिन दिव्यांश वॉज नॉट रेडी 21 साल की उम्र में शादी करने के लिए। वो अपने करियर पे उस टाइम पे फोकस करना चाहता था, कुछ इस्टेब्लिश हो जाना चाहता था, स्टेबल हो जाना चाहता था, कुछ बन जाना चाहता था। तब वो दिव्यांगिनी की जिम्मेदारी को उठाना चाहता था, शादी की जिम्मेदारी को उठाना चाहता था। तो आई गेस ये पेरेंट्स अगर दिव्यांगिनी के थोड़ा समझ लेते तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। एंड उसको मेरे हिसाब से वो लॉयल था, वो लॉयल दिखता है लड़का, तो उस पर थोड़ा ट्रस्ट करना चाहिए था दिव्यांगिनी के पेरेंट्स को, ये मैं बोलूँगी। लेकिन जो कि उन्होंने नहीं किया, वो बहुत ज़्यादा प्रेशराइज कर रहे थे, जिसकी वजह से दिव्यांश को एकदम से गुस्सा आया। उसने कहा, अंगूठी अपनी इंगेजमेंट रिंग उतार के बोला, करा लो फिर अपनी लड़की की शादी किसी और से भी, तो जिससे आप कराना चाहो, और वो चला गया। वही बात है कि इम्पल्सिव मत होया करिए, गुस्से में कोई भी डिसीज़न मत लिया कीजिए।
कुछ भी मत बोल के आ जाया करिए, थोड़ा सा गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए। ट्राई टू अवॉइड सिचुएशंस अगर कहीं पे वर्स हो सकती है। यहाँ पे दिव्यांश की गलती से मेरे को, हम सबको ये सीखने को मिलता है, तो उसको ये नहीं स्टेप करना चाहिए था कि एक तो फादर को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, दूसरा इंगेजमेंट को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, उस लड़की की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो कि मुझे एक तरीके से ये दिखा रहे हो मुझे ये लड़की नहीं चाहिए। तो आप 4 साल तक फिर किससे प्यार कर रहे थे, क्यों कर रहे थे? तो ये चीज़ गलत है। उसने, उसका जब गुस्सा शांत हुआ तो उसने, वो कहता है कि मैंने उसके पेरेंट्स से भी सॉरी बोला, माफ़ी मांगी, दिव्यांगिनी को भी कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन दिव्यांगिनी ने मुझे हर जगह से ब्लॉक कर रखा था। 1-1.5 साल तक उसने ट्राई ही किया कि वो किसी तरह उसको, दिव्यांगिनी को और दिव्यांश को मना ले। उस, ये बात मैं बोलूँगी कि एफ़र्ट्स जो दिव्यांश ने किए थे स्प्लिट्सविला शो में आने से पहले, इट इज़ हाईली मतलब सल्यूट यू। आई नो बहुत बड़ी गलती हुई, लेकिन उस गलती को उसने सुधारने की कोशिश की, एफर्ट्स लगाने की कोशिश की, ये भी मायने रखता है। अब यहाँ पे देवांगिनी की मैं सिचुएशन समझती हूँ कि ऑब्वियसली कोई भी पेरेंट्स की डिसरिस्पेक्ट करेगा, कोई भी लड़की नहीं सह के रहेगी, बिल्कुल भी नहीं सहेगी। तो वो दिव्यांगिनी ने 1-1.5 साल तक बात नहीं की, विच इज़ फेयर एनफ कि हाँ गुस्सा भरा हुआ था और वो नहीं बात कर रही थी। एक बार को लड़की अपने ऊपर फिर भी कुछ भी जिल्लत सह लेती है, लेकिन पेरेंट्स पे बात आती है तो कोई नहीं सहता है। तो उसने उसके सारे एफर्ट्स को अनदेखा कर दिए दिव्यांश के, दिव्यांगिनी ने, और उससे 1.5 साल तक बात नहीं करी और ब्लॉक करके रखा। दिव्यांश ट्राई करता रहा, फ्रेंड्स वगैरह के बात, फ़ोन वगैरह से उसको मैसेज करता था या कुछ भी करता था, तो ट्राई करता रहा। तो वहाँ पे उसने बात नहीं करी दिव्यांगिनी ने दिव्यांश से, ठीक है, और रिश्ता सुधारने की कोशिश नहीं की दिव्यांश से। अब वो स्प्लिट्सविला में आ गई तो दिव्यांश को भी, क्योंकि इस बार एक्स का सीज़न था, तो दिव्यांश को भी इनवाइट किया स्प्लिट्स वालों ने। और दिव्यांश का मेन मोटिव वही था कि मुझे दिव्यांगिनी को कैसे भी करके कन्विंस करके, अब देखो रियल वर्ल्ड में तो उसने ब्लॉक कर रखा है, वो दिव्यांगिनी के घर पे जाने की शायद उसने हिम्मत नहीं करी होगी दिव्यांश ने कि घर जाके मना ले। आई डोंट नो, सिर्फ मैसेज वगैरह से ही किया होगा उसने, है ना। तो दिव्यांगिनी नहीं मानी, लेकिन अब स्प्लिट्सविला में तो कहीं जा नहीं सकते, उस विला में ही रहना है, तो भाग तो वो सकती नहीं है। तो दिव्यांगिनी का गुस्सा कुछ दिन, एक आध दिन की बातचीत में शांत हो गया। अब इस पे मैं मेकर्स का बोलूँगी, उन दोनों की बातचीत को भी बहुत अच्छे से पोर्ट्रे नहीं किया है, बहुत ज़्यादा लाइमलाइट नहीं दी है मेकर्स ने, विच वॉज वेरी रॉन्ग फ्रॉम मेकर्स साइड। उनको स्क्रीन टाइम और देनी चाहिए थी, जितने टाइम भी वो रहे थे। उन लोगों में पैचअप कैसे हुआ वो थोड़ा और दिखाना चाहिए था। जितने भी टाइम पे वो लोग बातचीत कर रहे थे वो चीज़ दिखानी चाहिए थी कैमरे पे, तो ये होना चाहिए था। हमें उनका स्क्रीन टाइम कम दिखा, फर्स्ट थिंग। सेकंड, मुझे दिव्यांगिनी से ये बात पूछनी है, जो कि उसने कई सारी लाइव करी है लेकिन आज तक ये बात नहीं की है, कि जब तुम उस 1-1.5 साल में तुम बात नहीं कर रही थी दिव्यांश से, और दिव्यांश के मैसेजेस का रिप्लाई नहीं कर रही थी, उसके एफर्ट्स को नज़रअंदाज कर रही थी, तो फिर स्प्लिट्सविला के एफर्ट्स में ऐसा क्या हो गया कि तुम 1-2 दिन में उसको सब मान गई और उसको सबको भुला दिया और उसकी बात पे तवज्जो देने लगी, उसके साथ आ गई? मतलब अगर पैचअप करना ही था, पास आना ही था, तो फिर उसके एफर्ट्स को तब देखने चाहिए थे जब तुम स्प्लिट्सविला के बाहर थे। तो यहाँ पे मुझे देवांगिनी की थोड़ी सी गलती लगती है, उसको यहाँ पे ये एक्सप्लेनेशन मांगता है। अब मैं बात करूँगी कि उनको स्क्रीन टाइम भी कम मिला। वैसे मुझे दिग्विजय हर जगह पे सही लगा है, लेकिन द ओनली थिंग जो मुझे दिग्विजय की बुरी लगी इस सीज़न में, कि उसने आइडियल मैच बनते ही दिव्यांश और देवांगिनी को निकाला। ये दिव्यांश और देवांगिनी मेरे फेवरेट कपल थे इस बार के, इस सीज़न के, एंड मैं उनको एंड तक देखना चाहती थी, उनकी स्टोरी को देखना चाहती थी, उनके लवी डवी मोमेंट्स को देखना चाहती थी, उनको टास्क परफॉर्म करते हुए देखना चाहती थी, बट वो चीज़ मुझे देखने नहीं मिली। एंड ऑब्वियसली अगर अब मैं गेम पर्सपेक्टिव से देखूँगी तो बहुत अच्छा किया, क्योंकि उसको आइडियल मैच बनना था दिग्विजय को, तो वो आइडियल मैच बनने के लिए एक कपल को उसने उड़ाया ताकि वो आइडियल मैच बन सके। वो जो वो मेकर्स सिनेरियो करते हैं,
आज तक नहीं पता कि आइडियल मैच किस बेसिस पे वो बनाते हैं। उनको क्लियर कट करना चाहिए कि आइडियल मैच हम इस बेसिस पे बनाते हैं। आज तक मेकर्स ने नहीं बताया ये। तो दिग्विजय को चूंकि बनना था आइडियल मैच, इसलिए उसने देवांगनी दिव्यांश को निकाला। अगर वो किसी ऐसे इंसान को निकालता कि एक किसी और इंसान को, एक कपिल को वो तोड़ता, अगर किसी और कपिल के एक इंसान को निकाल दिया, किसी और कपिल के एक इंसान को निकाल दिया, तो 2 पेयर इससे डिस्ट्रॉय होते, तो उसकी आइडियल मैच बनने की जो इच्छा थी वो नहीं पूरी होती। तो एज अ गेम पर्सपेक्टिव दिग्विजय वॉज राइट, बट ऑडियंस के पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो दिग्विजय वॉज कम्प्लीटली रॉन्ग, क्योंकि ये जो कपिल था ये आगे शो में दिखना चाहिए था। मैक्सिमम स्क्रीन टाइम इस कपिल को मिलना चाहिए था, बट जो कि नहीं हुआ। एंड बस इस चीज़ के लिए दिग्विजय ने मुझे डिसअपॉइंट किया है। मेरे फेवरेट कपिल को दिग्विजय नहीं निकाला, कोई और निकालता तो शायद इतना दुख नहीं होता, लेकिन दिग्विजय ने निकाला, मुझे बहुत दुख हुआ। तो नाउ आई विल मूव फॉरवर्ड टू माई नेक्स्ट ट्रायो, जो कि है हर्ष, रुशाली और शिवी। भाई इन तीनों का सबसे ज़्यादा स्क्रीन टाइम दे रहे हैं मेकर्स के द्वारा, बट एज अ ऑडियंस पर्सपेक्टिव मैं इतना ऊब जाती हूँ इनकी कन्वर्सेशन से, इन तीनों की कन्वर्सेशन से, लिटरली हाईली डिसअपॉइंटिंग। मतलब ये लोग बहुत ही बोरिंग कपल हैं, एंड मतलब बिल्कुल नहीं जानना कि ये लोग तीनों क्या करते हैं। 2 फ्लैटमेट्स हैं, इतना कॉम्प्लिकेटेड सिनेरियो है। हर्ष जो है वो शुभी से शो से पहले प्यार करता है, शो के अंदर आ जाता है तो रुशाली से प्यार करने लग जाता है, और वो अभी भी रुशाली और शुभी शो ख़त्म होने के बाद भी फ्लैटमेट है। हर्ष आता जाता रहता है, अभी भी रुशाली के साथ है, और प्यार रुशाली के साथ दिखा रहा है शो में। ओ गॉड, मतलब इससे ज़्यादा मैं क्या करती हूँ, जितने टाइम इनका सीन चलता रहता है मैं उतने टाइम मोबाइल पे गेम खेलती हूँ। लिटरली मेरे को इन लोग को देखने का मन ही नहीं होता है, इतने पथेटिक बोरिंग कपटी ट्रायो है ये। शुभी मुझे अच्छी लगती है, वो साफ दिल की लड़की है, वो दिखता है कि वो एक अच्छी ह्यूमन बीइंग है, बट शो में इन तीनों को स्क्रीन टाइम में मेरे को झेल हो जाती है लिटरली। एंड मैं मतलब उतने टाइम या तो कुछ काम कर लेती हूँ या गेम खेलती हूँ, मेरे को देखना ही नहीं पसंद है इन तीनों को। एंड ना इनकी स्टोरी में थोड़ा बहुत बस एक बेसिक ब्रीफ पता है मुझे, डिटेलिंग कौन कैसा परफॉर्म कर रहा है, क्या कर रहा है, मुझे जानना ही नहीं है। इन लोगों के बारे में कौन क्या फील कर रहा है जानना ही नहीं है। इन लोगों ने ऐसा क्या किया है जो इनको स्क्रीन टाइम इतना ज़्यादा मिल रहा है, समझ में नहीं आता। ये लोग डिज़र्व नहीं करते थे इतना स्क्रीन टाइम, तीनों लोग। शोभिका की मैं बात करूँगी, ऐसा उसका कोई गेम प्लान नहीं था, कुछ उसने बहुत ज़्यादा खेला नहीं और ना उसको बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम मिला, बट उसने बस एक चीज़ बहुत स्मार्ट करी कि रुशाली और हर्ष के साथ उसने बहुत अच्छा एक बॉन्ड क्रिएट कर लिया, एकदम बहनों वाला, और दीदी जीजा जी जिससे कह सकते हैं वैसा वाला बॉन्ड दोनों के साथ कर लिया। और देखा कि वो लोग पावर में हैं तो हमेशा उसे सेव करते रहेंगे, बचाते रहेंगे। तो विदाउट प्लेइंग अ गेम, सिर्फ रिलेशन बनाने के दम पे वो अभी तक सरवाइव कर रही है स्प्लिट्सविला पे। कनेक्शन भी उसका ऐसा कोई बहुत ख़ास नहीं है किसी के साथ, किसी लड़के के साथ, लेकिन फिर भी गेम यहाँ तक सरवाइव करना इज़ कमेंडेबल, ये तो मैं बोलूँगी शोभिका के लिए। एसबी को गेम में लाने का क्या औचित्य था, मुझे मेकर्स का समझ में नहीं आया। जब सचिन और आकृति का क्लियर कट है कि उन दोनों को अब कभी साथ में ज़िंदगी में रहना ही नहीं है, तो उन दोनों के बीच में एक थर्ड इक्वेशन लेके एसबी के रूप में लाने का क्या मतलब था, नहीं समझ में आया। उन दोनों को लेट इट भी करने देते, वो जशवंत के साथ जा रही थी, जशवंत के साथ रहने देते, सचिन को इशिता के साथ रहने देते, सही रहता, गेम में बढ़िया रहता। और उनका ना गेम में कोई फ्यूचर है साथ में सचिन और आकृति का, ना गेम के बाहर कभी कोई फ्यूचर है सचिन आकृति का, ये दिखता है क्लियर कट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट में जिसके बारे में बोलूँगी वो है डिकीला एंड अनिकेत। भाई डिकीला, शी इज़ मैडली ट्रूली इन लव विद अनिकेत, रियल लाइफ कपल हैं ये लोग, अभी भी साथ में हैं, पहले भी साथ में थे शो के। एंड ये दोनों एक्स बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड थे, अब करेंट बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बन गए हैं फिर से, है ना। अब क्या है कि अनिकेत ने कुछ टाइम पहले चीट कर लिया था किसी और लड़की के साथ डिकीला को,
एंड उसने अनिकेत ने डिकीला को फिजिकली थप्पड़ वगैरह भी मारे हैं। भाई आई लिटरली डोंट नो कि लड़कियां ऐसी कैसी होती हैं जो प्यार में सेल्फ रिस्पेक्ट वगैरह सब कुछ भूल जाती हैं कि किसी इंसान ने एक बार हाथ उठा दिया है, उस इंसान के पास आप दोबारा वापस कैसे जा सकते हो, उसको दोबारा लाइफ में आप कैसे चाह सकते हो, मुझे नहीं समझ में आता भाई। खुद की कुछ डिग्निटी, कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट होना चाहिए। यू कांट लूज योर सेल्फ रिस्पेक्ट इन लव, नो दैट्स रॉन्ग। तो अनिकेत एंड डिकीला ये दोनों कपल इतना ज़्यादा गलत मैसेज प्रोवाइड कर रहे हैं सोसाइटी को कि मैं बता नहीं सकता। अनिकेत डिज़र्व नहीं करता डिकीला को, डिकीला अनिकेत को डिज़र्व नहीं करती। मतलब अनिकेत इज़ अ टॉक्सिक गाय, सीरियसली मैम। यू कांट डोमिनेट और फिजिकल नहीं हो सकते आप रिलेशनशिप में। ये रिलेशनशिप के हाल है, तो अगर कल को ये लोग शादी करेंगे तो वो क्या करेगा, कितना करेगा, कब तक सहोगी, कितना सहोगी यार। डिकीला के लिए मैं यही बोलना चाहूँगी, गर्ल्स अपने लिए स्टैंड लेना सीखो यार। यू कांट बी विद दैट गाय जो आपको एक बार मार दे, नो। एंड में मैं ये कहना चाहूँगी कि मेरे फेवरेट कपल इस सीज़न के दिव्यांश और दिव्यांगिनी हैं, जिनको मैं एंड तक देखना चाहती थी। एंड इंडिविजुअल पर्सनालिटी की अगर मैं बात करूँ, इंडिविजुअल कंटेस्टेंट कौन सा मुझे मेरा फेवरेट है, तो वो मैं कहूँगी दिग्विजय इन बॉयज़ एंड कशिश इन गर्ल्स, नायरा एंड अनिका। ये 3 गर्ल्स में मेरे फेवरेट हैं। बॉयज़ में सिर्फ एक दिग्विजय। जसवंत टू एन एक्सटेंट मुझे अच्छा लगता है, नो डाउट, बट वो चूँकि उसका हिंदी बहुत अच्छा नहीं है एंड वो साउथ इंडियन है, तो वो वो हिंदी इतना अच्छे से नहीं बोल पाता है, वहाँ पे मेरे को उससे थोड़ा कनेक्ट कम होता है जसवंत से। लेकिन इफ़ आई टॉक अबाउट हिज टास्क, तो टास्क वो बहुत अच्छे परफॉर्म करता है। वो जो वो बॉलीवुड वाला जो था टास्क, उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। उसमें अरबाज जैसे हट्टे कट्टे लंबे नौजवान को उसने मतलब खदेड़ने में कामयाब हो गया था। तो ही इज़ अ परफॉर्मर, नो डाउट। बट आकृति के साथ अगर वो है दैट, अगर वो किसी और लड़की के साथ होता तो शायद वो भी दिग्विजय के साथ मेरा फेवरेट होता। बट चूँकि वो आकृति के साथ है, इसलिए मैं उसको सपोर्ट उतना नहीं करती, फेवरेट नहीं है मेरा। एंड मेरे लिए दिग्विजय इज़ द विनर। आई डोंट नो लड़की में कौन होगा, लेकिन हाँ, नायरा या कशिश में से कोई जीते तो मुझे लड़कियों में अच्छा लगेगा। देखते हैं कैसे सिनेरियो बैठते हैं, क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स आगे चल के आते हैं। और लेकिन इतना अभी तक जहाँ तक लग रहा है, जो खबर बाहर आई है, तो जसवंत आकृति ये जीते हैं। देखते हैं कितना सही बैठता है ये अनुमान। इन जनरल मैं अब ये बोलूँगी कि इस साल के सीज़न में लड़ाई झगड़े पे बहुत ज़्यादा फोकस किया है, रादर देन परफॉर्मिंग टास्क पीसफुली, एंड लवी डवी मोमेंट्स नहीं दिखाएं। डेट्स वगैरह बहुत कम हैं इस बार के में, बिल्कुल भी डेट्स नहीं है। एंड जो पर्सनल कन्वर्सेशन होती है, प्यार भरी कन्वर्सेशन जो होती है कपल्स के बीच में, जिसको देख के लगता है कि हाँ यार सच में प्यार है, वो नहीं लगता है। वो सिर्फ उनका हर्ष और रुशाली का दिखाता है, उनके अलावा बहुत कम इस टाइप की चीज़ें दिखाते हैं बाकी कपल्स की। तो वो चीज़ मुझे इस बार बहुत, लव की बहुत कमी लगी, अफेक्शन की बहुत कमी लगी इस साल के सीज़न में। अभी ये हाफ सीज़न का मेरा रिव्यू है, ठीक है, हर एक कंटेस्टेंट के बारे में बताया। आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए कि किसी पर्टिकुलर सिचुएशन के बारे में आप मेरा रिव्यू चाहते हो स्प्लिट्स विला के, तो वो मैं ज़रूर दूँगी। एंड बाकी के बचे हाफ में मुझे क्या सही लगा, क्या गलत लगा, तो वो भी मैं आपको बताऊँगी। सचिन के लिए मैं एक बात, जो उसने डांस वाला परफॉर्मेंस दिया है इशिता के साथ, ओ गॉड, उस दिन कोई और उसके आगे दिख ही नहीं रहा था सचिन के आगे। मतलब टैलेंट कहीं पे भी किसी भी फॉर्म में आ सकता है, किसी भी इंसान में आ सकता है। जो लोग टैलेंटेड पीपल को रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं और लोगों को जज करते हैं उसकी हाइट से, प्लीज़ ये करना छोड़ दो। सचिन इज़ अ परफेक्ट एग्जाम्पल कि हाइट वाइट से कुछ लेना देना नहीं है। आपकी परफॉर्मेंस, आपका स्ट्रगल, आपका उसके प्रति मेहनत देखनी चाहिए किसी इंसान की।
अपने और कितना टैलेंटेड है ये चीज़ देखनी चाहिए। वो 10-12 साल का था तब से वो डांस कर रहा है, और उसकी एक परफॉर्मेंस आप देख लो इसमें, स्प्लिट्सविला में, मतलब वो एंटरटेनमेंट शो की जान था वो, लिटरली उस रात का स्टार था उसकी जो परफॉर्मेंस थी। मेरे को ये इतना लोगों का इतना बुरा लगता है जब फिजिकल अपीयरेंस पे आप आते हो किसी की, नहीं करना चाहिए। टैलेंट के बेसिस पे जज करो, एंड लोगों को अप्रिशिएट करना सीखो, पॉजिटिविटी फैलाना सीखो। जो तुम्हारे अंदर है वो उसके अंदर नहीं है, जो उसके अंदर है वो तुम्हारे अंदर नहीं है। यूनिकनेस को पहचानना सीखो, ऑब्जर्व करना सीखो। लोगों के लिए मैं यही कहूँगी कि ही इज़ अ टैलेंटेड पर्सन, एंड उसने अपनी जो उसका फोर्टे था, जो उसका रेंज था, जो उसका सर्किल था डांस, उसमें उसने फाड़ के दिखा दिया। तो ये था मेरा आज का ब्लॉग। कैसा लगा मेरा रिव्यू आपको स्प्लिट्सविला पे, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर आपको पसंद आया है तो, एंड अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, इट गिव्स मी मोटिवेशन, एंड हिट द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स, ताकि आपको आगे की आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।